रेखा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। रामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे राजू के साथ मैके रहने आई हुई थी। राजू, इतना दौड़ा दिया है कि थक गई हूँ बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खा लो। भारती बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये तुझे उतना ही तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना दौड़ूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या संतोष का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। रेखा के पति संतोष का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रेखा अस्पताल पहुंचती है। भारती बहू, डॉक्टर ने कहा है कि संतोष के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और पूजा जरा घर जा रहे हैं। राजू घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग तलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे, वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे पूजा, तुम देखती जाओ, उन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। रेखा और उसकी सास संतोष को घर ले आते हैं। अगले दिन माँ, मुझे नहीं लगता कि संतोष कोई काम कर पाएगा और ना कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना? मैं कब तक इसके परिवार को भी पाल पाऊंगा? विनय, तू क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान और कोई दुकान तो है नहीं। किराए के घर में रहते हैं और किराए की दुकान है। मैं कब तक किराए भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं? विनय, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई के मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है और तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना आप सब जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। विनय, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन रेखा सबके साथ अपने माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम पास में यहीं कहीं कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। रेखा 1300 रुपये महीने का एक किराए का कमरा लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन माँ जी, राजू माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, संतोष की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। रेखा बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी हुई थी। क्या करूँ, मुझे कमाई का कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना होगा। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। संतोष का लौकी खाने का मन था। सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये 1 लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, तुमने ये तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा है मैडम जी। भारती तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रहती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? भारती को बोलता देख लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर ठहरे सारे लोग उससे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों सुधीर, क्या हुआ? और इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर धोखाधड़ी करके सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत सुधीर,
तू मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी हटा सकता हूँ। माफ कर दो किशोरी सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूँगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते रेखा की आंखें भर आती है। तभी चिंता और परेशानी से उसे दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास भीड़ जमा हो जाती है। अरे इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। किशोरी सेठ कुछ लोगों की वजह से रेखा को अस्पताल ले जाता है। रेखा रास्ते में ही अपने घर का पता किशोरी सेठ को बता देती है। किशोरी सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। रेखा को एक बेटी पैदा हुई है। वही किशोरी सेठ को पता चलता है कि रेखा का पति संतोष अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। किशोरी सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरे अपनी बहन जैसी हो। रेखा घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद किशोरी सेठ उसके घर आ जाता है। भारती बहन, तुम अपने लिए काम के लिए बोल रही थी। मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितने भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देख रेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, संतोष देखो, भगवान ने किशोरी सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद की है। रेखा के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है क्या नहीं। किशोरी सेठ भी रेखा की मेहनत को गौर करता था। रेखा के आ जाने से किशोरी सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो संतोष भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारे प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। रेखा को किशोरी सेठ के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद रेखा सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे वो अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर रेखा एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने लगी। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।